नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आयुष स्टोरी आज अभी परिवार का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और स्वस्थ हों। तो चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। मीकू और जयपाल बचपन के बहुत गहरे मित्र थे और दोनों की शादी हो गई थी। इसके बाद भी उनकी दोस्ती अभी तक कायम थी। लोग उन्हें लंगोटिया यार कहते थे। बात 13 नवंबर 2021 की है। सुबह सुबह मीकू ने जयपाल के दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से जयपाल अलसाया हुआ बोला, कौन? सुबह सुबह कौन आ गया? उधर से आवाज आई, मैं भीकू। जयपाल, ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ, जयपाल ने कहा। फिर वो रजाई से निकलकर उसने दरवाजा खोला। जयपाल अधेड़ उम्र का था। मीकू को देखते ही जयपाल बोला, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? सब ठीक है यार, आज छुट्टी की है मैंने और तुम कई दिनों से मछली पकड़ने चलने को कह रहे थे। सोचा आज तुम्हारी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। पहले एक कप चाय पिलाओ, फिर चलने की तैयारी करते हैं। बैठो, मैं फ्रेश होकर तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। क्यों, क्या तुमने चाय पीनी छोड़ दी है? भीकू ने हैरानी से पूछा। नहीं दोस्त, अब तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगा तो मैं भी एक कप तुम्हारे बहाने पी लूंगा। भीकू हंस पड़ा और चाय पीने को मान गया और कहा, तुम्हें तुम्हारी कंजूसी की आदत कभी नहीं जा पाएगी। नहीं जयपाल मुस्कुराता हुआ वो फ्रेश होने के लिए चला गया। फ्रेश होने के बाद उसने चाय बनाई। चाय पीने के बाद मछली पकड़ने का कांटा लेकर दोनों मित्र मछली पकड़ने के लिए छाता नहर की तरफ पैदल ही चल पड़े। जयपाल जिस कॉलोनी में रहता था वहां से छाता नहर कोई 1-1.5 किलोमीटर पर ही। थोड़ी ही देर में वो सड़क रास्ते से छाता नहर पर पहुंच गए। सड़क को छोड़कर दोनों नहर के किनारे की कच्ची पगडंडी से होते हुए एक जगह पहुंचकर रुक गए और यहाँ से कुछ हिस्से पर झाड़ियां नहीं थी। आसपास साफ सफाई थी और अक्सर दोनों यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आते रहते थे। उन्होंने नहर किनारे फैली झाड़ियों को इस तरह से हटाकर अपने बैठने की जगह बना ली थी कि दोनों किनारे पर बैठ गए और कांटा तैयार करके दोनों ने अपने अपने कांटे नहर के पानी में डाल दिए। जब काफी देर हो गई तो उनके कांटों में मछली नहीं फंसी। सुबह सुबह तुम्हारी मनहूस सूरत देखी है मैंने, आज एक भी मछली कांटे में नहीं फंसेगी। जयपाल खींचता हुआ बोला। फंसेगी यार, धीरज रखकर बैठ, देख कांटा हिल रहा है, शायद कोई मछली चारे में मुंह मार रही है। कांटा वाकई में हिलने लगा था। जयपाल ने कांटे की डोर को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी नजरें कांटे पर थमी थी। तभी उसके कान में भीखू की हैरत में डूबी हुई आवाज सुनाई पड़ी, जयपाल वो देख, सूटकेस। जयपाल ने देखा नहर की धारा में बहता हुआ एक सूटकेस उन्हीं की ओर बहता चला आ रहा था। वो चौंक कर बोला, नहर में सूटकेस? भीखू ने सिर खुजाया। लगता है किसी ने चोरी का माल नहर में फेंक दिया है और इस सूटकेस को बाहर निकाल कर देखते हैं। जयपाल नीचे उतर जा। नहर में भीखू तुरंत उतर गया और उसने सूटकेस को पास आने दिया। जैसे ही सूटकेस पास में आया उसने सूटकेस के हैंडल को मजबूती से पकड़ लिया और उसे खींचकर किनारे ले आया। उसके ऊपर आकर सूटकेस बाहर खींचा तो वो नहीं खींच पाया। जयपाल ने सूटकेस को बाहर निकालने में उसकी मदद भी की। यार सूटकेस तो भारी लगता है नोटों से भरा हुआ है। भीखू सांसें दुरुस्त करता हुआ बोला, खोल कर देख। भीखू ने सूटकेस के लॉक देखे। दोनों लॉक खुले हुए थे। उसने लॉक को सरका कर जैसे ही ढक्कन उठाया उसके मुंह से एक बड़ी तेज चीख निकल गई। जयपाल भी उस चीख को सुनकर उछलकर खड़ा हो गया। सूटकेस में एक जवान युवती की लाश थी और दोनों ये देखकर थर थर कांप रहे थे। अब दोनों थोड़ा संयत होते हैं। भीखू होठों पर जुबान घुमाकर बोला, यार पुलिस को बताना पड़ेगा, लेकिन क्यों मुसीबत ले रहे हो? चुपचाप यहाँ से निकल कर चल देते हैं। ऐसा करेंगे तो हम खुद ही मुसीबत में फंस जाएंगे। जयपाल, हमारे पांव के निशान कच्ची पगडंडी और यहाँ भी बन गए हैं। बस्ती वाले बहुत से लोग ये जानते हैं कि हम दोनों यहाँ मछली पकड़ने के लिए आते हैं। अगर पुलिस को थोड़ा सा भी सुराग लगा तो हमें धर दबोचेगी और हमारी भलाई इसी में है कि हम खुद इस लाश के मिलने की सूचना पुलिस को दे देते हैं और यही हमारे लिए ठीक भी रहेगा। जयपाल ने सिर हिलाकर कहा,
करो, पुलिस को फोन लगाओ। भीखू ने अपने मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर मिलाकर सूटकेस में लाश मिलने की सूचना दे दी। कंट्रोल रूम ने यह सूचना संबंधित थाना छाता कोतवाली को दे दी। वहां से एसएचओ प्रदीप कुमार पुलिस की टीम को लेकर छाता नहर की ओर रवाना हो गए। जब वो छाता नहर पर पहुंचे तो उन्हें भीखू और जयपाल सूटकेस के साथ वहीं पर बैठे हुए मिल गए। सूटकेस में जवान और खूबसूरत युवती की लाश थी। युवती के पैर घुटनों से मोड़कर उसे जबरन सूटकेस के अंदर ठूंसा गया था। युवती के शरीर पर लाल रंग का कुर्ता और सलवार थी। उसके हाथों में उसी रंग की मैच करती हुई चूड़ियां और पैरों में बिछुए थे। इससे इस युवती के शादीशुदा होने का पता चल रहा था। युवती की लाश को सूटकेस से निकालकर बारीकी से इसकी पहचान के लिए सूत्रों को तलाशा गया, लेकिन एसएचओ को कोई ऐसा सूत्र युवती की लाश के पास से नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। प्रदीप कुमार ने एसआई एसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर को इस लाश की जानकारी दे दी। इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच टीम को भी घटनास्थल पर बुलवा लिया। कुछ ही देर में एएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए वहां पर मौके पर पहुंच गए। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने लाश का निरीक्षण बड़ी बारीकी से किया। साथ ही फॉरेंसिक टीम अपने काम में लग गई थी। सूटकेस पानी में भीगा हुआ था। गनीमत थी कि पानी सूटकेस में नहीं गया था। इस कारण युवती की लाश को नुकसान नहीं पहुंचा था। युवती के गले पर लाल निशान बने हुए थे। इससे यह अनुमान लगाया गया कि इसे गला घोंटकर मारा गया है। फॉरेंसिक जांच टीम ने बारीकी से एक एक साक्ष्य एकत्र किए। लाश के विभिन्न कोणों से फोटो लिए गए। डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एसएचओ प्रदीप कुमार की ओर देखकर कहा, इस युवती की पहचान का कहीं कोई सूत्र नहीं मिल रहा है। आप आसपास के थानों में पता लगवाइए कि इस हुलिये की किसी युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है या नहीं। इसकी पहचान के लिए अखबारों में इश्तहार और अन्य उपाय भी कीजिए। इसकी पहचान होगी तभी हत्यारे तक पहुंचा जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना? जी सर। प्रदीप कुमार ने सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा सर इसके हत्यारे तक पहुंचने की। एसएसपी अन्य दिशा निर्देश देकर वापस चले गए तो एसएचओ प्रदीप कुमार ने लाश की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस युवती की पहचान के लिए कोतवाली छाता के प्रभारी प्रदीप कुमार की ओर से अनेक उपाय किए गए, लेकिन युवती की पहचान नहीं हो पाई। न ये मालूम हो सका कि इसकी हत्या करने वाला कौन व्यक्ति है और इस हत्या के लिए अज्ञात हत्यारे के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये लाश 13 नवंबर 2021 को छाता नहर से सूटकेस में मिली थी। जब काफी भागदौड़ करने के बाद भी पुलिस को इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली तो इस हत्या को एक ब्लाइंड मर्डर मानकर इस केस को बंद कर दिया गया। 2 साल ऐसे ही समय व्यतीत होता रहा। 3 जुलाई 2023 को सीआईए प्रभारी मोहम्मद इलियास ने अपने कक्ष में सीआईए के 8 चुनिंदा एसई और हेड कांस्टेबल की मीटिंग बुलाई। सभी उनके कक्ष में पहुंच गए तो एहतियात के लिए कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। प्रभारी मोहम्मद इलियास ने सभी पर बारी बारी से एक बार नजरें डालने के बाद कहना शुरू किया, आप सभी लोगों ने सुना होगा कुछ लोग लोन दिलाने के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। कितने ही लोगों ने अपने ठगे जाने की रिपोर्ट विभिन्न थानों में दर्ज कराई है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, किंतु अभी तक वो उन शातिर ठगों तक नहीं पहुंच पाई है जो ये ठगी का धंधा चला रहे हैं। और कुछ क्षण रुकने के बाद मोहम्मद इलियास ने कहा, मुझे अपने मुखबिर के द्वारा यह सूचना मिली है कि ये शातिर ठग यहाँ अल्लाहपुर गांव में हैं और यहीं से ये ठगी का नेटवर्क संचालित हो रहा है और मैं चाहता हूं कि आज रात को ही हम अल्लाहपुर गांव में रेड डालें और उन ठगों को गिरफ्तार करें। सभी ने ओके सर, हम सब रेड के लिए तैयार हैं। एक एसआई ने जोश भरे स्वर में कहा, हम रात के अंधेरे में अल्लाहपुर के लिए निकलेंगे, आप लोग तब तक रेड की पूरी तैयारी कर लें। जी सर, सभी ने एक स्वर में कहा और सभी कक्ष के बाहर निकल गए। मोहम्मद इलियास मुखबिर को फोन लगाकर आवश्यक निर्देश देने लगे थे। आधी रात को अल्लाहपुर गांव के एक मकान को सीआईए प्रभारी मोहम्मद इलियास के नेतृत्व में गई टीम ने घेर लिया। मोहम्मद इलियास के साथ उनका खास मुखबिर था, उसी ने यह घर चिन्हित किया था। एक एसई ने आगे बढ़कर मकान का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से थोड़ी देर बाद किसी महिला का स्वर उभरा,
कौन है? बाहर दरवाजा खोलो, गांव के एक घर में आग लग गई है। एसआई ने घबराए हुए स्वर में कहा। यह कहना उनका काम कर गया और मकान का दरवाजा तुरंत खुला और एक महिला बाहर निकलकर बोली, किसके मकान में आग लगी है? अभी बता देंगे। तभी एक हेड कांस्टेबल ने उसकी कनपटी पर रिवॉल्वर सटाते हुए गुर्रा कर कहा और इसके बाद टीम के सारे सदस्य धड़धड़ाते हुए अंदर घुस गए। अंदर दो पुरुष थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मकान की तलाशी ली गई, वहां से काफी मात्रा में नकदी, 3 मोबाइल फोन, एक चिटफंड सोसाइटी के फॉर्म, बैंकों की पासबुक और लोन अप्लाई करने वाले लोगों के नाम की एक लिस्ट बरामद हो गई। सभी सामान जब्त करके तीनों पुरुष महिला को सीआईए के ऑफिस में लाया गया। पूछताछ में उनके नाम ललित कुमार, अजीत कुमार और भावना पता चले। पुलिस ने रात भर उन्हें लॉकअप में रखा। तीनों को दूसरे दिन न्यायालय में पेश करके रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड में जब उनसे सख्ती की गई तो पहले तो वो टाल मटोल करते रहे, लेकिन जब पुलिस की सख्ती और ज्यादा बढ़ गई, पूछताछ अलग अलग क्रॉस क्वेश्चनों से होना शुरू हुई, तो एक ठग का नाम सामने आया, हेमंत वर्मा। हेमंत वर्मा पकड़ में आए। वो ललित कुमार का साला था। वो पलवल में कृष्णा कॉलोनी में रहता था। सीआईए की टीम ने कृष्णा कॉलोनी में हेमंत वर्मा के घर पर दबिश डाली। हेमंत वर्मा उन्हें घर में ही मिल गया। उसे गिरफ्तार करके सीआईए के ऑफिस में लाया गया। वहां पर पहले से मौजूद अपने साथियों को देखकर हेमंत वर्मा को ये समझते देर नहीं लगी कि उसके ठगी के धंधे का भंडाफोड़ हो गया है और वो एक गहरी सांस लेकर रह गया। उसे भी कोर्ट में पेश कर रिमांड पर ले लिया गया। अब पूछताछ में सभी ने इस बात को कबूल किया कि वो मध्यम वर्ग के लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर फंसाते थे और बैंक से लोन पास करवाने के नाम पर उनसे रुपया ठगा जाता था। फॉर्म भरवाए जाते थे, लोन पास नहीं होता तो वो कागजों में कमी होने की बात कहकर उन्हें टरका देते थे। इस तरह सैकड़ों लोगों को फांस कर उनका पैसा वो लोग डकार गए थे। सीआईए की टीम ने उनके दूसरे किसी अपराध में फंसे होने की बात पूछताछ करनी शुरू की तो हेमंत वर्मा ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने टीम के लोगों को बुरी तरह से चौंका दिया। हेमंत वर्मा ने बताया कि उसने 2021 में अपनी पत्नी ऋतु की गला घोंटकर हत्या कर दी। लाश को उसने अपने जीजा ललित के सहयोग से एक सूटकेस में भरकर मथुरा के छाता शहर की छाता नहर में फेंक दिया था। उसने पत्नी की हत्या क्यों की, इस विषय में जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसने बताया कि ऋतु के साथ अपनी प्रेम कहानी और उसे पत्नी बनाने की जो कथा उसने बताई वो इस प्रकार। हरियाणा के शहर पलवल की कृष्णा कॉलोनी में रहने वाला हेमंत वर्मा आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी था। उसे आधुनिक फैशन के कपड़े पहनने और बन संवर कर रहने का शौक था। वो दिलफेक युवक था और दिल को हर समय हथेली पर लेकर घूमता था और उसकी युवा जिंदगी में एक नहीं अनेक लड़कियां आई। हेमंत उसे अपने दिल को बहलाता, उनके साथ मौज मस्ती करता। इसके साथ गले में हड्डी लटकाने की उसकी आदत नहीं थी। उसकी सोच थी कि हड्डी चूसो और उसे फेंक दो। हेमंत यही करता था। जो लड़की उसके संपर्क में आती उससे किसी न किसी तरह वो जिस्मानी संबंध बनाता था। जब उससे उसका मन भर जाता तो वो उससे किनारा करके दूसरी लड़की की तलाश में निकल पड़ता था। पिता संपन्न व्यक्ति थे। हेमंत खुद कमाता धमाता नहीं था। पिता की धन दौलत पर मौज मस्ती करता घूम रहा था। उसकी ऐश भरी रसिक जिंदगी में तब बड़ा मोड़ आया जब वो अपने दोस्त के साथ दिल्ली घूमने गया। उसका दोस्त उसे दिल्ली घुमाने के बाद शाम ढलने पर जीबी रोड पर ले गया। जीबी रोड पर कोठा संचालिका से उन्होंने 2 युवतियों का पूरी रात के लिए सौदा किया। हेमंत वर्मा का दोस्त अपनी पार्टनर को लेकर एक केबिन में चला गया तो हेमंत भी अपनी पार्टनर का हाथ पकड़कर एक खाली केबिन में आ गया। उसने अपने लिए जो युवती पसंद की थी उसका नाम ऋतु था। गोरे रंग, तीखे ने नाक नक्श वाली ऋतु का अंग अंग सांचे में ढला हुआ। वो कोठे पर कैसे आई इसका उसे खुद पता नहीं था। उसने बताया कि उसे चाहने वाला एक आशिक जिसे वो सच्चा प्यार करती थी बहका कर दिल्ली लाया था और एक होटल में उसकी अस्मत लूट लेने के बाद उसने नशीला पदार्थ खाने में मिलाकर उसे बेहोश कर दिया था और उसी बेहोशी में वो उसे इस कोठे पर लाकर बेचकर चला गया था। जीबी रोड के कोठे पर पहुंचकर
देखकर ऋतु ऐसे दलदल में आकर फंस गई थी जिसमें वो निकल नहीं सकती थी। वो फड़फड़ा सकती थी, चीख सकती थी, लेकिन उस पिंजड़े में कैद हो चुकी थी जिससे वो बाहर नहीं आ सकती थी। शुरू में उसने अपने जिस्म पर हाथ नहीं रखने दिया, लेकिन ये कोठा था। यहाँ अड़ियल से अड़ियल युवतियों को रूह कपा देने वाली यातना देकर जिस्म बेचने को मजबूर कर दिया जाता है। ऋतु पर भी यही यातना के पहाड़ तोड़े गए और घबरा कर वो जिस्म बेचने के लिए मजबूर हो गए। हेमंत पूरी रात ऋतु के जिस्म से लिपटा रहा। ऋतु उसे इतना अधिक पसंद आई कि वो कई रात दिल्ली में रुककर ऋतु के साथ रात गुजारने के लिए कोठे पर पहुंच जाता। ऋतु भी उसकी इस मर्दानगी की दीवानी हो चुकी। हेमंत ने उसे अपने साथ जिंदगी गुजारने का ऑफर दिया तो वो तैयार हो गई। अब तक हेमंत अपने जीजा ललित के साथ मिलकर ठगी का धंधा करने लगा था। उसको इस धंधे में मोटा हिस्सा मिल रहा था। ऋतु की मालकिन से उसने ऋतु के लिए मोटी कीमत चुकाकर हमेशा के लिए उसको खरीद लिया। ये जनवरी 2021 की बात है। ऋतु को कोठे से लाने के बाद उसने उससे लव मैरिज कर ली और उसे दुल्हन बनाकर अपने घर कृष्णा कॉलोनी में ले आया। ऋतु अब हेमंत के साथ उसकी पत्नी बनकर रहने लगी। वो एक सुघड़ गृहिणी की तरह हेमंत का घर संभालने लगी और तो सब सामान्य था, लेकिन ऋतु को शराब पीने की बुरी लत। रोज रात शुरू होने पर वो शराब के 2-4 पैक गले में डाल लेती, फिर खाना खाकर सो जाती। हेमंत को उसने गृह प्रवेश वाले दिन ही अपनी इस आदत के संबंध में बता दिया था। ऋतु की चाहत में दीवाना हो चुके हेमंत को ऋतु की इस आदत पर ऐतराज नहीं था। वो शाम को जब वो घर लौटता था तो स्वयं एक अंग्रेजी शराब का अद्धा खरीद कर ले आता था। ऋतु के साथ वो बैठकर शराब पीता। ऋतु साकी बनकर उसके लिए और अपने लिए पैक तैयार कर पीने के बाद दोनों खाना खाते, फिर एक दूसरे के आगोश में लिपट कर सो जाते। हेमंत का गृहस्थ जीवन ठीक ठाक गुजर रहा था कि एक रात ये गृहस्थ जीवन पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। 12 नवंबर 2021 की शाम को हेमंत घर पर पहुंचा तो ऋतु खाना बनाकर उसी के आने का इंतजार कर रही। हेमंत के आते ही ऋतु ने उससे शराब की बोतल ले ली और गिलास लेकर पैक बनाने लगी। हेमंत ने भी हाथ मुंह धोए और ऋतु के पास आकर बैठ गया। ऋतु ने शराब का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया और अपने गिलास को उठाकर गटागट शराब गले के अंदर डाल ली। ये क्या ऋतु, तुमने आज चीयर्स भी नहीं किया? हेमंत ने हैरानी से कहा। तो उसने कहा, मुझे जोरों की तलब लगी है। हेमंत चीयर्स करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए बगैर चीयर्स के भी पी गई। अपने लिए दूसरा पैक तैयार करते हुए ऋतु ने कहा, यह अक्षम्य है। हेमंत मुंह बिगाड़ कर बोला। ऋतु ने दूसरा पैक गले में उड़ेल कर हेमंत को घूरा, बोली, कुछ नहीं। इसके बाद उसने 3 पैक और बनाए और पी गई। उस पर अब नशा हावी होने लगा। हेमंत हैरानी से उसे देख रहा था। ऋतु ने उसके लिए आज एक भी पैक नहीं बनाया था और खुद ही पैक बनाकर पी रही थी। कहीं ऋतु को शराब का नशा ज्यादा न हो जाए, ये बात सोचकर उसने ऋतु के सामने से शराब की बोतल उठा ली, लेकिन जैसे ही उसने शराब की बोतल उठाई तुरंत ऋतु भड़क गई। बोतल नीचे रख। तो हेमंत ने कहा, कैसे बोल रही हो? ठीक बोल रही हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने से बोतल उठाने? हराम की औलाद! ऋतु! हेमंत गुस्से में चीखा, चिल्लाया। तो वो बोली, चिल्ला मत, और अपनी आवाज तेज कर चीखी, अपनी औकात जानती है तू? कल तक मेरी चौखट पर नाक रगड़ा करता था। और ये बात सुनकर हेमंत का रोम रोम गुस्से में सुलग गया। उसने ऋतु के गाल पर 3-4 तमाचे जड़। ऋतु एक शेरनी की तरह बिफर गई। वो हेमंत पर झपट पड़ी और दोनों में हाथापाई होने लगी। हेमंत के नथुने क्रोध से फड़फड़ा रहे थे। उसने ऋतु को पटक और उसके गले पर अपने हाथों के पंजे कसकर पूरी ताकत से उसके गले को दबाने लगा और ऋतु उसके हाथों की पकड़ से किसी मुर्गी की तरह से फड़फड़ा रही थी और कुछ ही देर में उसकी सांसें उखड़ गईं। ऋतु के शरीर में हलचल न होती देखकर हेमंत चौंका और उसने ऋतु को हिलाया, लेकिन उसका शरीर बेजान हो चुका था। अब हेमंत घबरा कर खड़ा हो गया और काफी देर तक उसकी समझ में ये नहीं आया कि वो क्या करे। जब कुछ होश आया तो उसने अपने जीजा ललित कुमार को फोन मिलाकर कांपती आवाज में बताया, जीजा मेरे हाथ से ऋतु की हत्या हो गई है। कैसे? ललित की चौंकती हुई आवाज उसे सुनाई पड़ी। हेमंत ने कुछ देर पहले घटे हुए घटनाक्रम को सब विस्तार से अपने जीजा को बता दिया।
दिया। ललित ने कुछ क्षण सोचने के बाद हेमंत को सलाह दी कि वो रितु की लाश को लेकर उसके घर आल्हा पर आ जाए और हेमंत ने बाहर निकलकर देखा। बाहर सन्नाटा छाया हुआ था और सर्दी होने की वजह से सभी पड़ोसियों के घरों के दरवाजे लगभग बंद हो चुके थे। हेमंत ने अपने घर के साथ वाले घर में रह रहे अपने पिता राजेंद्र और मां सीमा देवी को यह जानकारी दी कि क्रोध में आकर उसने रितु की हत्या कर दी है और लाश को वो अपनी बहन नीतू और जीजा ललित के घर लेकर जा रहा है। लाश को सूटकेस में पैक करने में उसकी मदद वो लोग करें। उसके पिता और रितु की लाश को उसकी मां ने मिलकर घर में रखे एक बड़े सूटकेस में पैक करवाने में अपने लड़के हेमंत की मदद की। हेमंत ने पिता के सहयोग से सूटकेस को अपनी स्कूटी के पीछे बांधा और स्कूटी से वो अपने जीजा के घर आलापुर आ गया। ललित ने सूटकेस अपनी कार की डिग्गी में रखवा लिया और मथुरा की तरफ रवाना हो गया। मथुरा के छाता में छाता नहर की तरफ सन्नाटा रहता था और नहर के पास पहुंचकर ललित ने हेमंत की मदद से सूटकेस छाता नहर में फेंक दिया। सूटकेस में ऐसा कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा गया था कि पुलिस रितु के विषय में या हेमंत के विषय में जान सके। 2 साल हो गए, अब तक तो रितु का नामो निशान मिट गया होगा। सीआईए प्रभारी इलियास और उनकी टीम हेमंत की कहानी सुनकर हैरान रह गई। यदि हेमंत उनके हाथ नहीं लगता तो रितु की हत्या का राज राज ही रह जाता। प्रभारी इलियास ने छाता कोतवाली में फोन मिलाकर 2 साल पहले 12 या 13 नवंबर को सूटकेस में युवती की लाश मिलने की बाबत जानकारी करना शुरू की तो उन्हें बताया गया कि 13 नवंबर 2021 को छाता नहर से एक सूटकेस मिला था जिसमें एक युवती की लाश उसे गला घोंटकर मारा गया था। युवती की लंबे समय तक पहचान न होने के कारण ये केस बंद कर दिया गया था और युवती का सरकारी खजाने से दाह संस्कार करवा दिया गया। मोहम्मद इलियास ने छाता कोतवाली को खुशखबरी देकर उस युवती के हत्यारे हेमंत वर्मा के पकड़े जाने की जानकारी दी और दूसरे ही दिन छाता कोतवाली पुलिस ने आकर हेमंत वर्मा, उसके जीजा ललित, उसकी पत्नी नीतू, हेमंत के पिता राजेंद्र और मां सीमा को हिरासत में ले लिया। इन सभी ने हेमंत को रितु की लाश ठिकाने लगाने में सहयोग करने के अपराध में पकड़ा था। छाता पुलिस कोतवाली सभी गुनाहगारों को छाता ले आए। सीआईए प्रभारी मोहम्मद इलियास पकड़े गए ठगों को सजा दिलाने के लिए चार्जशीट तैयार करने में लग गए। इस दोहरी सफलता के लिए डीसीपी पलवल संदीप मोरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सीआईएस प्रभारी मोहम्मद इलियास के नेतृत्व में ठगों का गिरोह पकड़ने और 2 साल पहले छाता नहर में फेंके गए सूटकेस से बरामद हुई युवती की लाश का जिक्र करते हुए बताया कि हत्या का मुजरिम हेमंत वर्मा को पकड़ने का श्रेय भी सीआईए प्रभारी मोहम्मद इलियास और उनकी टीम को जाता है। मैं इन्हें इनके काम के लिए दिल से शाबाशी देता हूं और मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की भी कोशिश की जाएगी। छाता कोतवाली ने सभी आरोपियों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। मामला अभी अदालत में चल रहा है। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित। इस कहानी में रितु जयपाल और भीखू नाम परिवर्तित हैं। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सजग रहें। जय हिंद, जय भारत।